आदाब। मैं सोनिया सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिलेशन की। एक तरह से देखें तो यूरेशिया के सेंटर में मौजूद सेंट्रल एशिया का इलाका भारत के एक्सटेंडेड पड़ोस का ही हिस्सा है। अपनी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन और हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी की वजह से ये इलाका भारत का एक अहम साझीदार है। भारत इस इलाके के साथ लगातार अपनी स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिशें करता आ रहा है। इसी सिलसिले में भारत ने हाल ही में 5 सेंट्रल एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ डायलॉग किया है, जिसमें कॉमर्स, कनेक्टिविटी, डिफेंस और काउंटर टेररिज्म पर कॉमन कनेक्शंस को जाहिर किया गया है। इसी पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी और ORF में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के हेड प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का हम इस शो में वेलकम करते हैं। धन्यवाद। तो भारत का परस्पर सहयोग रहा है इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, लेकिन जो 4 C's की बात की गई है विदेश मंत्री द्वारा, उस सब पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक चीज जो काफी दिलचस्प निकल कर आई है इस डायलॉग में, वो ये है कि जब भारत में मीटिंग होती है सज्जनहार जी, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान भी एक मीटिंग कर लेता है और वहां पर डेप्यूटीज जाते हैं। ये क्या संदेश देता है? संदेश मेरे विचार से ये देता है जो उनकी नज़रों में भारत की अहमियत बहुत ज़्यादा है और वो भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो उसके बॉर्डर्स मिलते हैं इन देशों के, काफ़ी देशों के साथ मिलते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं और हम देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान का मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़कर खड़ा हो गया है। तो जो इस्लामाबाद में ये जो मीटिंग हुई इसी संडे को जो हुई, और इसके बारे में काफ़ी पहले से उन्होंने ये निर्णय कर लिया था जो हम यहाँ पर करेंगे। सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर्स हैं, उनको बुलाएंगे। कुछ और देशों के डेलीगेशंस हैं जो इस्लामिक नहीं हैं, जैसे रूस है, चीन है और अमेरिका है। तो इन सब देशों के नुमाइंदों को भी वहाँ पर निमंत्रित किया जाएगा। और भारत ने फिर ये कहा जो ये सेंट्रल एशिया का डायलॉग है, जैसे आपने बताया 3rd सेंट्रल एशियन डायलॉग यहाँ पर हो रहा है, तो ये सभी जो विदेश मंत्री हैं सभी ने अपने आप यहाँ पर वो स्वयं आए। और इसमें ये भी मद्देनज़र रखना होगा जो करीब 1 महीने पहले 10 नवंबर को हमारे यहाँ पर जो मुलाकात हुई थी, जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, उसमें उनके सारे जो 5 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो उनके सेक्रेटरीज थे, जो हेड थे, वो सब भी यहाँ पर आए थे। तो मतलब 1 महीने के अंदर फिर से वहाँ से इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रही है उसमें अपने उप विदेश मंत्रियों को भेजा है। तो यही है जो भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत ही तेज़ी से आगे ले जाना चाहते हैं जी। और इसी पर हर्ष ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान भी उसी दिन मीटिंग रखता है जब नवंबर में भारत में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो स्पेशल इन्वॉइस को बुलाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जब दिसंबर में हमारे यहाँ होता है तब एकदम से वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाते हैं। ये जो पैरेलल डिप्लोमेसी हो रही है भारत में भी और पाकिस्तान में भी, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि भारत तो शायद उनके साथ चर्चा कर रहा है जिनके डीप स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, उस एरिया में, लेकिन पाकिस्तान क्या सिर्फ अपनी एक ओपिनियन या फिर एक रैली कर रहा है इस्लामिक कंट्रीज़ को अपने साथ? देखिए, पाकिस्तान को शायद अभी भी ये गलत फहमी है कि दुनिया आज भी भारत और पाकिस्तान को एक ही नज़रिए से देखती है। जैसा एम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि मुझे लगता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी और उसके अलावा सारी दुनिया ने वो जो एक प्रिज्म हुआ करता था उसको तोड़ दिया है। अलग अलग कैटेगरीज़ में इंडिया और पाकिस्तान को देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एम्बिशंस हैं, उनको अपने एम्बिशन रहने दीजिए उनके पास। लेकिन जो वो पैरेलल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वो कर रहे हैं
उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू जिसका भी जिक्र हो रहा था अफ़गानिस्तान का है, तो वो रैली करना चाह रहे हैं दुनिया को काफ़ी समय से, जब से तालिबान वहाँ पर आया है दूसरी बार अगस्त में, तब से वो ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए अफ़गानिस्तान में दुनिया को अफ़गानिस्तान की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने और भारत ने और रूस ने और ईरान ने भी जिस तरह के डायलॉग प्रोसेस की शुरुआत करी है और जो एक नया नज़रिया अपनाया है अफ़गानिस्तान को देखने का, उससे थोड़ा पाकिस्तान परेशान है कि जो एक कंसेंसस उसको लग रहा था बन रहा था शुरू में, वो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और वो उस कंसेंसस को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा तो चलती रहती है, कभी वो हमेशा ये चाहेंगे कि अगर भारत में कुछ हो रहा है तो वो भी रैली करें, दुनिया के देशों को लाएं। लेकिन मुझे लगता है जो स्ट्रगल अब वो उनको हर समय उनके सामने रहती है डिप्लोमेटिक, कि कैसे कन्विंस करें उन देशों को जिनको अभी अगस्त तक ये कह रहे थे कि देखिए तो नया तालिबान आ गया है, अफ़गानिस्तान में बड़ी जल्दी बदलाव आएगा और अगर जो घनी सरकार के जाते ही जब तालिबान 2.0 आएगा तो सबको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। और हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने भी उसको भांपा और रूस और ईरान जैसे देशों ने भी उसको भांप कर भारत के साथ आगे बढ़ने की जो एक नई पहल शुरू करी है, उसका कुछ हमको नज़रिया पाकिस्तान की जो एक पहल है उसमें नज़र आता है कि किस तरह से एक डिफेंसिव पोस्चर में वो खेल रहे हैं। जी, तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट हमने देखी उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भी कुछ बातें कही गई। भारत का कंसर्न किस तरह से इस पे उजागर होता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये केवल भारत का कंसर्न नहीं है, ये पूरी दुनिया का कंसर्न है। जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो आपने देखा होगा जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं, चाहे अगर आप देखें UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 था जो 30 अगस्त को हुआ, भारत जब उसका चेयरमैन था उस महीने में, तो उसमें भी जो अफ़गानिस्तान का जो टेरिटरी है, को जो जोग्राफिकल एरिया है, उसका प्रयोग नहीं किया जाए और देशों के ऊपर किसी भी प्रकार के आतंकी हमलों को करने के लिए। तो ये सभी देशों का कंसर्न है, केवल भारत का कंसर्न नहीं है। और मेरे विचार से तो ये कंसर्न सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध भी वहाँ पर अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो तो इतनी हमेशा खुशियाँ मना रहे थे जो वहाँ पर हमने इतनी जंग फतह कर ली है, ये कुछ कर लिया है, परंतु उनको इसका मुआवजा चुकाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मेरे विचार से शॉर्ट साइटेड और काउंटर प्रोडक्टिव उनका वो है। परंतु अगर हम देखें, भारत के लिए तो है, जैश है वहाँ पर, लश्कर तैयबा है, वो अगर तालिबान के साथ मिलते हैं, हक्कानी नेटवर्क वहाँ पर आ गया है, वो ISI का एक आर्म है बिल्कुल। तो वहाँ पर भारत के लिए तो मुश्किलें यकीनन पैदा हो सकती हैं। हमने देखा है जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो आ रहे हैं वो है। परंतु और देशों के लिए देखिए, ये जो मध्य एशिया के देश हैं जिनके हम अभी बात कर रहे हैं, जो 5 देश यहाँ पर अभी आए दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के, उनके सभी 5 सिक्योरिटी काउंसिल के उनके चीफ्स आए यहाँ पर, उन सबको ये बहुत ही मुश्किल, उनको बहुत ही ये ख़तरा महसूस हो रहा है। जो यहाँ पर जो भी इतने सारे आतंकी गुट हैं अफ़गानिस्तान में, चाहे वो अंसरुल्लाह जमात हो, चीन के लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट हो, रूस, हालांकि रूस का अफ़गानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, परंतु ये जो जिसे कहा जाता है, ये 5 जो मध्य एशिया के देश हैं, वो इसका अंडरबेली है, वो उसको नियर अब्रॉड कहता है। और अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आतंकी गुट आ जाते हैं तो वो रूस के लिए बहुत ही चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि रूस ने न केवल 1990 के दशक में, 1980-90 के दशक में यहाँ पर इससे जूझा है, परंतु अपने देश में उन्होंने चेचनिया वगैरह में आतंकवाद को से उन्होंने देखा है जो क्या हश्र होता है उसका। तो वो नहीं चाहते जो इसके रूट के द्वारा, और यहाँ से ड्रग्स भी आएंगे, यहाँ से टेररिज्म भी आएगा, तो वो समझते हैं जो इसको बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। फिर रेफ्यूजीज़ का भी मामला है, परंतु आतंकवाद जिसका आपने सोनिया जिक्र किया है, वो केवल भारत के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। और इसीलिए चाहे वो यहाँ की जो जब दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, वहाँ पर आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ बोला गया, जैसे मैंने कहा 2593 रेजोल्यूशन में, जब मॉस्को फॉर्मेट हुआ, 20 अक्टूबर को मीटिंग हुई, वहाँ भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जो वहाँ से नहीं पैदा हो। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है जब 5 विदेश मंत्री मध्य एशिया देशों को यहाँ पर थे, तो उसमें भी जैसे आपने जिक्र किया है, काउंटर टेररिज्म के लिए बहुत ही
उसमें डिटेल्ड प्रोविजंस दी गई हैं। तो जैसे कि सज्जनहार जी ने भी बताया कि न सिर्फ भारत को, चीन को भी कुछ कुछ खतरा है। यहाँ के जो टेररिस्ट कहा जा रहा है कि यहाँ पर पले नहीं, बसे नहीं, इनको ट्रेनिंग ना दी जाए, जो एक कंसर्न, ग्लोबल कंसर्न हो रहा है। लेकिन जो ये 5 सेंट्रल एशिया के देश हैं, इनको कितना खतरा है अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की जाए? 2 कंट्रीज़ ने तो एक तरह से अपने मिशंस रीओपन भी कर लिए हैं अफगानिस्तान में। देखिए, इनका खतरा कई मायनों में, एक तो काउंटर टेररिज्म का है कि टेररिज्म, जो आतंकवाद या जो एक तरह से एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन जो अफ़गानिस्तान में पनप रहा है, उसका जो वो, क्योंकि उसको आप कंटेन नहीं कर सकते, वो बॉर्डर्स के अंदर नहीं रहता है, वो अगर सेंट्रल एशिया में जाएगा, इन देशों में जाएगा, तो इन देशों की जो अपनी बड़ी नाजुक पॉलिटिकल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो उसके लिए बहुत एक काफ़ी समय से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वहाँ पर परेशान रही हैं। और रूस, जो जिसका भी जिक्र हो रहा था, रूस चाहता है कि ये जो नियर अब्रॉड है रूस का, वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी से बेसिकली उसका मतलब है कि इस तरह की जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ये वहाँ पर न पनपें और ये वहाँ पर जाकर अपना जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसको ना बिगाड़ें। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल एशियन कंसर्न है वो 2 तरीके का है। एक तो ये है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, वो कैसे बने, क्योंकि उसमें जो हमारे क्रॉस एथनिक लिंकेजेस हैं, चाहे वो ताजिक्स हों, हज़ाराज हैं, उज़्बेक्स हैं, जो अफ़गानिस्तान में हैं, जो कि पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ हैं। तो तालिबान ने अभी तक पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ के साथ पॉलिटिकली इंक्लूसिव सरकार बनाने का जो वादा था वो पूरा नहीं किया है। और उसको लेकर जो चिंता है, उसको लेकर जो एक परेशानी है, वो है कि अगर एक पॉलिटिकली इंक्लूसिव सरकार नहीं बनती है, और ये बात भारत बड़ी लगातार शुरू से कहता आया है कि इंक्लूसिवनेस नहीं होगी सरकार में तो कोई भी प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं होगा। तो वो जो एक बात है, मुझे लगता है अब रूस और जो सेंट्रल एशियन देश हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन बिगड़ रही है उसके चलते बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने हितों को प्रोटेक्ट करते हुए इस बात को आगे रखें। और इसके चलते जो इसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान और इनके बीच में एक जो दरार पड़ती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंक्लूसिव सरकार बनेगी और तालिबान 2.0 एक अलग ही ब्रीड है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो जो पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस की बात है, और दूसरा जो हो रहा है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन में, एक्सट्रीमिज़म में क्या पड़ता है, और जो उससे लगे हुए देश हैं सबसे पहले वो चिंतित होंगे। और पाकिस्तान में तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं किस तरह से एक नई कवायद चल रही है, एक नया एक्सट्रीमिज़म का नया दौर चल रहा है जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ रहा है बार बार उनकी एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड मानने के लिए। तो वही सिचुएशन अगर फैलती है सेंट्रल एशिया की साइड, तो वो सेंट्रल एशियन देशों से लेकर रशिया तक सबको अपनी आग में झोंक सकता है। लेकिन फिर किस तरह से मदद ली जाएगी भारत की या फिर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की? क्या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? जो हम बात कर रहे थे फोर्सेस की, कनेक्टिविटी तो होगी ही, उसकी नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही जैसे अगर इंफॉर्मेशन देनी हो एक दूसरे को, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की अगर बात हम कर लें या कोई और लीकेजेस हों, तो वो किस तरह से आपस में परस्पर बातचीत करेंगे और किस तरह से एक दूसरे को मदद कर सकते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। ये जो 4 C's जो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, वो है बेसिकली जो हमारा कोऑपरेशन मध्य एशिया के देशों के साथ कैसे किया जाए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, वहाँ पर देखिए ये सभी देश एक ही उस पर हैं, दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर ऑन द सेम वेवलेंथ। जो जब तक वो सरकार इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं अर्न कर पाएगी, तो उसको बाहर डिप्लोमेटिक रिकग्निशन और बाहर जो उसका नॉर्मल आपके किसी भी 2 देशों के बीच में जैसे संबंध होते हैं वैसे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जैसे अभी प्रोफेसर हर्ष पंत कह रहे थे, बिल्कुल ठीक, उन्होंने देखिए वादे तो बहुत कर दिए थे जब वो आ रहे थे, जो हम तालिबान 2.0 बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल हम सुधर गए हैं और सभी ये करेंगे। परंतु अब देखिए 4 महीने से ऊपर हो गए हैं जब उनके वहाँ पर कंट्रोल हुआ था काबुल पर, परंतु एक देश ने उनको अभी तक मान्यता नहीं दी है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिकग्निशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उनके पास इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं है, और जब तक इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं होगी तब तक ग्लोबल रिकग्निशन नहीं मिलेगा। यही बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा 17 सितंबर को जब SCO का समिट था, तो उन्होंने कहा था जो दुनिया को
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इनको ये डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देने के लिए, क्योंकि हमको देखना होगा पहले, चाहे ये इसमें इंक्लूसिविटी है, जो भी उनके जो माइनॉरिटीज़ हैं। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं जो वहाँ पर तजीक का क्या कितना परसेंटेज है, आप अगर अखबारों में देखेंगे, किताबों में देखेंगे 27%, 30%, 32%, परंतु जब तजिकिस्तान के राष्ट्रपति जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो कहते हैं 46% है। और मेरी इनसे बात हुई है, अभी जो ये मंत्री भी यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा जो आप क्या समझते हैं कितना है आपके राष्ट्रपति ने, तो उन्होंने कहा है देखिए बहुत सारा वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पश्तून का इतना कंट्रोल है तो दबाव इतना ज़्यादा रहता है जो वो, और उनका एक सेंसस तो बहुत समय से हुआ ही नहीं है, तो परंतु उनको पूरा विश्वास है जो ये करीब उतना ही है 45-50% के, परंतु जितना भी हो उनकी तादाद मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर उज़्बेक भी हैं, वहाँ पर शिया भी हैं, वहाँ पर हज़ारा भी हैं, तो इन सब को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनकी गवर्नेंस में। वहाँ पर जो उन्होंने कमिटमेंट किया था पहले, जिससे काफ़ी वो इनकरेज हुए थे, रूस भी, चीन भी, ईरान भी, सभी देश बहुत इनकरेज हुए थे, जो हम विमेन के राइट्स देंगे, उनके ह्यूमन राइट्स से प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर उनको जाने देंगे, काम करने देंगे, जो गर्ल चाइल्ड है उसको स्कूल में पढ़ने की आज़ादी होगी, वगैरह वगैरह। परंतु इसमें से किसी चीज़ पर भी वो अभी तक अमल करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। और आखिरी बात मैं इसमें यही कहूँगा, जो जब यहाँ पर देखिए रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, तालिबान में किसी को नहीं इनवाइट किया गया, परंतु फिर भी तालिबान ने वेलकम किया इसको। और जब उनसे पूछा गया जो ये उन्होंने डिक्लेरेशन किया है, जो कमिटमेंट्स आपको देनी पड़ेगी, वो कहते हैं ये कमिटमेंट्स तो हम सब पूरा पहले से ही कर रहे हैं, हम सभी बिल्कुल, हमारी सरकार बिल्कुल इंक्लूसिव है। और आपने देखा होगा इस्लामाबाद की जो मीटिंग थी उसमें कैसे चाहे इमरान खान हो या शाह महमूद कुरैशी हो, वो कैसे इसको तालिबान की तरफ से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे थे। जो देखिए उनका कल्चर डिफरेंट है, इसीलिए वहाँ पर जो गर्ल एजुकेशन है उसको अलग तरीके से। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हाँ उन्होंने इंक्लूसिविटी शुरू कर दी है, अब आगे चलते हुए और भी होगा, तो इसीलिए पूरी दुनिया को दे शुड ओपन द पर्स स्ट्रिंग्स, और जो भी है उनको सहायता करनी चाहिए। तो पूरी दुनिया ये अब समझ गई है, जो पाकिस्तान नंबर 1 एक एपोलॉजिस्ट बना हुआ है तालिबान के लिए, और नंबर 2 तालिबान का कोई ऐसी मंशा नहीं है जो उन्होंने कमिटमेंट्स दी थी उसको वो पूरा करेंगे। आप देखें जो भी वहाँ पर दोहा में उनकी तरफ से नेगोशिएट कर रहे थे, मुल्ला गनी बरादर थे, स्तानिकज़ाई थे, ये थे वो थे, आपको कहीं नहीं दिखाई देते हैं। जो मॉस्को में बातचीत भी हुई उसमें भी चेहरे बिल्कुल एकदम अलग थे। तो इसीलिए जो ट्रस्ट है या क्रेडिबिलिटी है तालिबान की और पाकिस्तान की, वो मेरे विचार से बहुत ही नीचे पहुंच गई है। जी, तो जैसे कि सज्जनहार जी भी बोल रहे हैं कि जो प्लाइट ऑफ विमेन है या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान में, जिस तरह से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया रही है, जिस तरह से इमरान खान ने भी बोला है कि एक हमको कल्चर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबका इंडिविजुअल कल्चर होता है कंट्री का, तो क्या ये माना जाए कि अब ये ऐसा ही रहेगा और इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव आने की गुंजाइश नहीं है? अब देखिए प्रेशर तालिबान के ऊपर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पड़ रहा है, लेकिन ये बात भी जायज़ है कि उसका जो एक पहलू है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप में उभर कर आ रहा है, कि जिसमें क्या बार बार रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं किस तरह से बच्चों की मौतें हो रही हैं, और जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब है, पूरा फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर गया है। तो वो जो एक वाइडर क्राइसिस है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसके चलते जो नैरेटिव पाकिस्तान सेट करने की कोशिश कर रहा है, पहले तो पाकिस्तान ने दुनिया से ये कहा कि देखिए तालिबान आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अब आप इनकी मदद करिए, तालिबान को पावर में लाइए। तालिबान पावर में आ गया, जब सब कुछ क्रम्बल हो रहा है, अब वो कह रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, संभाले तालिबान को। तो वो जो एक पाकिस्तान की शुरू से ये आदत रही है, जिस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में कि बंदूक को सर में लगाकर नेगोशिएट करते हैं, तो वो फिर से दुनिया को एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर मदद नहीं करेंगे तो इतने लोग
मर जाएंगे, इतने बच्चों की मौतें हो जाएंगी, अफ़गानिस्तान की जो लोग हैं उनके ऊपर बड़ी समस्या आ जाएगी। तो ये जो नैरेटिव है इसमें कुछ हद तक तो ये जायज़ है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और कोशिश इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कर रही है कि इंटरनेशनल एनजीओज़ और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एड फनल की जाए। लेकिन एड देने में भी वही समस्या है कि एड किसके पास जाएगी, और अगर तालिबान को सरकार मानकर एड दी जाए तो क्या ये रिकग्निशन होगा, लेजिटिमेसी होगी, और फिर वो यूज़ भी कैसे करेंगे? क्या जिसके पास एड जानी चाहिए वो जाएगी कि नहीं जाएगी? महिलाओं के पास, बच्चों के पास, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके पास। तो वहाँ पर तो अभी जो फोकस मुझे लगता है पाकिस्तान का यही कन्विंस करने में है कि दुनिया को कि अभी क्राइसिस है, इसमें मदद की जाए। कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि गवर्नेंस का हो, या आप कैसे तालिबान ने जो सरकार बनाई है उसको किस तरह से एक्सपैंड करके पॉलिटिकल इंक्लूसिव बनाएं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को कंसोलिडेट करें, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, ना पाकिस्तान में हो रहा है ना काबुल में हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि जो बाकी देश हैं, जो जुड़े हुए देश हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो मध्य एशिया के देश हों, भारत हो, रूस हो, उनकी फ़िक्रें ज़्यादा बढ़ रही हैं कि अगर ये चलता रहा तो ये कहाँ तक जाएगा, और इसके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बाद जो अंदरूनी सिविल वॉर है जो सिमरिंग अंडर द सरफेस, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा अफगानिस्तान पर और नेबरिंग पड़ोसी देशों पर, वो बहुत ज़्यादा उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो यानी कि सज्जनहार जी, ये माना जाए कि जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान की है और जो पाकिस्तान का रवैया है, उसको देखते हुए ये जो 5 देश हैं इनके साथ लंबे टाइम तक अब एक प्रायोरिटी के रूप में भारत अपने रिलेशनशिप्स बिल्डअप करेगा। और हालांकि बहुत समय तक हमने नहीं सुना था इन 5 देशों के साथ कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, लेकिन एकदम से अब ये ज़रूरत भी आन पड़ी है, मे बी टाइमिंग भी सही है। तो ये अब किस तरह से टाइज़ और मजबूत की जाएंगी, मतलब प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अभी तक हमने इतना ज़्यादा नहीं सुना था इन देशों के बारे में, हालांकि हम सब जानते थे जो ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, इनके साथ हमारा सिविलाइजेशनल लिंक्स बहुत पुराने हैं, कल्चरल लिंक्स बहुत पुराने हैं। चाहे जब सिल्क रोड थी यहाँ से जाती थी, या सोवियत संघ के समय में भी, चाहे वो हमारे कल्चर हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, बॉलीवुड हो, सब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ये हम जानते हैं। परंतु फिर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो क्योंकि जब सोवियत संघ था तब सारे जो हमारे कनेक्शन थे वो थ्रू मॉस्को होते थे, और इसीलिए कोई ऐसी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु जब सोवियत संघ एकदम डिसइंटीग्रेट कर गया, तो तब बीच में इन सभी देशों के बीच में और भारत के बीच में पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान हमको यहाँ से उसका अपना कनेक्टिविटी हमको नहीं लेने देता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमारे लिए यही रही है पिछले 30 सालों में, अगर मैं कहूँ, जो हमारे कोई ज्योग्राफिकल कंटिग्यूअस बॉर्डर्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेट बॉर्डर्स नहीं है, मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए चाहे हम अपने इकोनॉमिक कनेक्शंस को ज़्यादा करना चाहें, सिक्योरिटी को करना चाहें, डिफेंस को करना चाहें, तो उसमें हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए अब हमने इसको साइड स्टेप करने के लिए, पाकिस्तान का जो मसला हमारे सामने आया है, इसको साइड स्टेप करने के लिए एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा, देखिए, जो वो इतनी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की दुखाई देता है और कहता है जो इतने ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, इशू है, जो प्रोफेसर हर्ष पंत ने कहा, और जो पूरी दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है, ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान को कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत ने बहुत पहले ये कह दिया था, जो हम 50,000 टन वहाँ पर देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, गेहूं देना चाहते हैं, जो वहाँ पर बच्चे हैं और महिलाएं हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, और पाकिस्तान अभी तक उसके ऊपर बैठा हुआ है, जो हम डायरेक्टली उसका टेरिटरी का प्रयोग नहीं कर सकते। पहले वो कहता है जो पाकिस्तान के ट्रक्स में ये सब सामान जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर बताना चाहता है, जो देखिए पाकिस्तान आपके आम आदमी जनता है, वहाँ पर कितनी आपकी सहायता कर रहा है। तो फिर भारत ने इसके ऊपर आपत्ति उठाई, तो उन्होंने कहा ठीक है, अफ़गानिस्तान के ट्रक में जाएगा। परंतु अभी भी कुछ ऐसे मसले हैं, बट दिस वाज जस्ट अ साइड कमेंट। परंतु जो मैं कह रहा था, जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात है वो यही है, जो वहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। और इसके लिए हमने अब चाबहार के ऊपर काम बहुत पहले से हो रहा था, परंतु मेरे विचार से 2 इसमें डेवलपमेंट्स जो एक हुई हैं, एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वहाँ पर गए 2015 में, और वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पूरे 5 देश जो हैं मध्य एशिया के,
उनको उन्होंने विजिट किया। शुरुआत ठीक हुई थी जब ये देश आज़ाद हुए थे। हमारे तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पहले साल में 1993 में 2 देशों में गए, 1995 में और 2 देशों में, परंतु 1995 से लेकर 2015 तक सोनिया जी 20 साल में हमारे यहाँ से केवल 4 प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट करे हैं। और उसके बाद आप देखिए जितना हम फोकस दे रहे हैं, 2015 में ये हुआ, 2016 में प्रधानमंत्री हमारे फिर गए वहाँ पर ताशकंद उज़्बेकिस्तान, 2017 में गए नूर सुल्तान जो पहले अस्ताना कहलाया जाता था वहाँ पर, और 2019 में बिश्केक में गए। तो इस एरिया को बड़ा फोकस दिया जा रहा है क्योंकि इसका एक तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, सामरिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम देखते हैं जो पहले तो सोवियत संघ और रूस का यहाँ पर दबदबा था, अब चीन का जो फुटप्रिंट है बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है, और चीन का फुटप्रिंट बन रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो इसीलिए अगर उसमें हमने उनको अपने साथ मिलाना है तो इसीलिए हमको अपना थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा है पिछले महीने 5 के 5 देशों के वो आए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इस महीने ये आए, और अगले महीने हम काम कर रहे हैं जो उनके 5 देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत में आए एज चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बने यहाँ पर हमारे रिपब्लिक डे के लिए। तो अगर वो हो जाता है, उसका अनाउंसमेंट जल्दी हो जाता है, तो मेरे विचार से एक बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप को एक क्वांटम जंप मिलेगा इधर से। और मेरे विचार से भारत बहुत ही इसमें फोकस्ड है। सिक्योरिटी डिफेंस में आपने एक पहले प्रश्न किया था जो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक वहाँ पर अंडर द SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत एक ताशकंद में एक बॉडी है, उसी का पार्ट है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स जिसे कहा जाता है, और उसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं जो कैसे वहाँ पर जो आतंकी गुट हैं, एक कुछ का मैंने नाम लिया, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, अंसरुल्लाह जमात है वगैरह, जो कि यहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं और उनके वहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं, तो उनके ऊपर कैसे नज़र रखी जाए और कैसे सभी देश साथ मिलकर जो आतंकवाद वहाँ पर आ रहा है उसके साथ कैसे जूझें। तो ये जो है कैपेसिटी डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है, कॉमर्स है, ये सब बहुत ही मुद्दे हैं। और ये जो 5 देश हैं ये भी चाहते हैं जो चीन का जो इतना ज़्यादा फुटप्रिंट बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसके हम कैसे इसको बैलेंस कर पाएँ। तो इसमें उनको भारत की जो स्थिति है, भारत का जो वजूद है वहाँ पर, वो चाहते हैं जो भारत के साथ संबंधों को और आगे ले जाया जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं जो अभी इतनी ज़्यादा तेज़ी से हम अपने रिश्तों को आगे ले जा रहे हैं, और चाहे उज़्बेकिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, ये बहुत ही अच्छे हमारे साथ व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इनके साथ हम अपने संबंधों को आगे ले जा सकते हैं। हमारी आज की पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अब आप